अच्छा, पहले थोड़ा सा ना चीज़ों को देखते हैं, फिर वापस आते हैं। इंडियन ओशन नाम सुना हुआ है ना? आपको पता है कि 3-4 जो हैं वो मेन ओशंस हैं, ठीक है? जिसके अंदर इंडियन ओशन वन ऑफ द मेन ओशन है। एक कोटेशन जो है ना उसको तुम्हें रट्टा लगाना है। कोटेशन है कि whoever controls Indian Ocean controls Asia. Whoever controls Indian Ocean controls Asia. चलो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, तो फिर ये साथ साथ करते जाओ। खैर है, अब इसको पता नहीं क्या मसला है। This ocean is key to 7 seas. In 21st century, the destiny of the world will be decided by these waters. और ये बात किसने की? ये बात की एल्फ्रेड थायर ने। एल्फ्रेड थायर कौन है? He is US naval strategist. अब इस कोटेशन के अंदर इसमें 3 बातें हैं कि whoever controls Indian Ocean, जो भी इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो पूरे एशिया को कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर दूसरी बात ये है कि ये जो ओशन है, जो इस पे कंट्रोल करेगा वो बाद में पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और जो 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी इन्हीं वाटर्स में डिसाइड होगी। क्योंकि अगर आप इसी इंडियन ओशन के सराउंडिंग में देखो तो तुम्हें 1/3 ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो तुम्हें इसी इंडियन ओशन के अराउंड मिलेगी। और ये 3rd लार्जेस्ट ओशन है। और दुनिया का जो 20% ओशनिक एरिया है, मतलब जो जितने समंदर हैं उनका जो 20% ओशनिक एरिया है वो ये एरिया है। और मोर देन अराउंड 36 कंट्रीज प्लस माइनस इसको बॉर्डर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज home to international border trade route navigation. So this is fortunately it is home to this Indian Ocean is home to international trade route navigation. अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये किस तरह होम है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है इनका ये होम किस तरह है, यहाँ पे ऐसा क्या होता है। अच्छा, बिफोर गोइंग डीप मैं कुछ चीजें तुम्हें मुझे बड़ी जरूरी लगी। आप में से कुछ को तो पता होंगी लेकिन कुछ को अगर नहीं पता तो मैं वो जरूर बताना चाहूंगा। इस इंडियन ओशन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। अब चोक पॉइंट ये होता है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है सी के अंदर, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है जहां पे कोई एक की कंट्री कंट्रोल कर रहा होता है और जहां पे वो कंट्री ब्लॉकेड करके इंटरनेशनल लेवल के पे उस चीज का इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जो पॉइंट क्या होता है कि सी के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है जिसको एक की कंट्री कंट्रोल कर रहा होता है, जो उसको ब्लॉक करके इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है।
तो इस इंडियन ओशन के अंदर देयर आर मल्टीपल चोक पॉइंट्स, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। उसके बाद सुइज कनाल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। उसके बाद बाबुल मंदेब, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मोजम्बिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है तो सही ना बहरहाल। उसके बाद सुंदा स्ट्रेट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट है तो सही ना। एंड द लास्ट इज स्ट्रेट ऑफ लंबोक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज देयर। अब मैंने क्या किया था कि ये तुम लोगों को पता है कि मैं तुम लोगों को बता दूं मैप के जरिए दिखा के। अच्छा ठीक है, ओके दिखा देते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा ना इंडियन ओशन को ये देखना है, इंडियन ओशन को ये देखना है कि ये वाला पार्ट आपका इसके अंदर आता है अरेबियन का, अरब वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है, मतलब यहाँ पे सऊदी अरेबिया है और उसके एंड पे यमन है और ओमान है। ठीक है, ये दो चीजें आपने ना बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मिडिल ईस्ट है। ठीक है, और इस मिडिल ईस्ट के बाद क्या होता है कि इस मिडिल ईस्ट से इस तरफ, ये इस तरफ इधर है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट नीचे सूडान, यहाँ पे ये एक सी है जिसको कहते हैं रेड सी, ये हमेशा याद रखना है तुम लोगों ने। ये सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इधर इजिप्ट, इन दोनों के दरमियान रेड सी है। और ये जो किंगडम ऑफ अरेबिया है, जब ये इधर से घूम के इधर इंडिया बनाता है तो यहाँ पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट गल्फ बनता है, ये वाला गल्फ, ये वाला, जिसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कुवैत का नाम सुना, कुवैत, कुवैत यहाँ पे अंदर एंड पे है, कतर यहाँ पे है, बहरीन यहाँ पे है, यूएई यहाँ पे है, यहाँ पे फिर इंडिया है, और यहाँ पे ये सारी वो स्टेट्स हैं जिसको आप इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारा कुछ कहते हैं। एनी हाउ, बिफोर गोइंग डीप, मैंने मतलब वो तस्वीरें ली हुई थी ताकि तुम्हें ये चीज समझ आ जाए, फिर हम एक को देखते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने तुम्हें बताया, ये सऊदी अरेबिया, उसके साथ ये इजिप्ट और ये रेड सी, और यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ, ये दुबई, कतर, बहरीन, वो ऊपर कुवैत, पर्शियन गल्फ, दुबई, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। अच्छा अब देखो, यहां से कुवैत से, बहरीन से, कतर से जितना भी तेल आएगा वो इस स्ट्रेट से आएगा, और तो कोई रास्ता है ही नहीं। कुवैत, बहरीन, कतर से जितना भी ऑयल आएगा वो इस रास्ते से होके इधर आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट वो होती है कि जो दो ओशन को कनेक्ट कर रहा होता है, एक स्मॉल पैसेज ऑफ वाटर होता है, द स्मॉल पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू स्ट्रेट। तो ये जो चोक पॉइंट है, पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज किसको कनेक्ट करती है? ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है।
ये देख लो, ये देखो, अब इधर ये पर्शियन गल्फ, ये कतर, ये बहरीन, ये कुवैत, ये सऊदी अरेबिया, ये यूएई, ये ओमान, और यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बन रही है, ये पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान और ये अरेबियन सी, और ये अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है। लुक एट इट मोर क्लियरली ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, बिल्कुल पता चल गया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब देखो ऊपर ये मलेशिया है और नीचे ये इंडोनेशिया है, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर तो बहुत छोटा सा, इसको आप फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दो। ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है, इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट गुजर रही है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। और देखो इन कंट्रीज के साथ जितना भी इंटरेक्शन करना है, या अगर आप इधर से आ रहे हैं, आप बे ऑफ बंगाल में और आपने इधर जाना है, तो यही एक रास्ता है कि जिससे घूम के आपने इधर जाना है, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट देखो, इसी को एक्सप्लेन किया भाई, देखो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर उन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया को हाईलाइट करना चाहिए था। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मतलब अगर आप इस रीजन में हैं, बे ऑफ बंगाल में हैं, आप उधर से आए हैं अरेबियन सी से, मतलब आप यहाँ से आए हैं, और अगर आपने ऊपर चाइना की तरफ जाना है या कंबोडिया वियतनाम या जाना है, तो दिस इज द वे टू गो नेक्स्ट, लाइक दिस इज द वे टू गो नेक्स्ट। उसके बाद एक स्ट्रेट है बाबुल मंदेब। अब बाबुल मंदेब क्या है? बाबुल मंदेब ये है कि ये इजिप्ट है और ये रेड सी है और ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट बनेगी, यहाँ पे जो स्ट्रेट बनेगी दैट इज बाबुल मंदेब। लुक एट हियर, ये तो हो गया हमारी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। इसलिए मैप में कोशिश करना कि सबसे पहले तुमने ये मिडिल ईस्ट का पोर्शन बनाना है और इसके साथ इधर इजिप्ट बनाना है और यहाँ पे अपना रेड सी बना लेना है। और उसके बाद इधर पर्शियन गल्फ बनाना है, यहाँ पे तुम लोगों ने ये इंडिया वाला पोर्शन बनाना है। तो मैप पे शो करने के लिए इधर हमेशा कौन सी होगी स्ट्रेट? यहाँ पे ये वाला जो चोक पॉइंट है बाबुल मंदेब, और जो यहाँ पे चोक पॉइंट होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। और इधर जो हमने नीचे बनाया, इधर जो हमने नीचे बनाया, इट इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अच्छा, अब एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पे हैं, ऊपर हैं, ये ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, अगर ऊपर ऊपर मेडिटेरेनियन सी में है, रजब मैप आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैप बनाओगे ना, जहां पे वो तुम्हें 12 नंबर दे रहा होगा ना, वहां पे वो तुम्हें 17 नंबर देगा। ये मेरी बात पल्ले बांध लो। जो बात का तुम्हें मैप लगे ना कि यार ये तो एम एस है, और आपको लगे कि यार ये तो मैं बड़ा रफ सा बनाऊंगा, मैं अच्छा नहीं बना सकता, आप बिलीव करो कि तुम लोग ऐसे भी मैप बना दोगे ना, ये ऐसे करके भी मैप बना लोगे ना, और यहाँ पे रेड सी शो करके ऐसे ऐसे भी कर लोगे ना, तो वो इसका भी तुम्हें एडवांटेज जरूर देगा। लेकिन अब तुम्हें इतने तो मुन्ने काके नहीं हो ना, इतना तो तुम सीख ही सकते हो ना कि ये ऐसे करके थोड़ी मोटी चिबी तो कर ही सकते हो ना ये। अच्छा, अगर आप यहाँ पे हैं मेडिटेरेनियन सी में और आपने नीचे आना है इधर, तो बाबुल मंदेब से पहले रेड सी में आने के लिए आपको किस किस जगह से क्रॉस करना पड़ेगा? यहाँ से
अब ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, तो यहां पे है स्वीज कनाल, स्वीज कनाल है, ये हमारे पास आ गई स्वीज कनाल, ये मेडिटेरेनियन सी से हम रेड सी में आ रहे हैं, स्वीज कनाल, और स्वीज कनाल से आते हुए बाब अल मंदेब। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप यूरोप में हैं, क्योंकि इस मेडिटेरेनियन सी से ऊपर सारा यूरोप है, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो पट्टी है ना, ये वाली ऊपर, यहाँ पे इजिप्ट है, इसके बाद मेरे ख्याल में ट्यूनीशिया है, और ट्यूनीशिया के साथ एक और कंट्री है, और इधर मेडिटेरेनियन सी है, और ऊपर मेडिटेरेनियन सी, मतलब ये वाला सारा पार्ट मेडिटेरेनियन सी है, हाँ सॉरी मोरक्को, और मेडिटेरेनियन सी से ऊपर सारा यूरोप है। तो अगर आप यूरोप में खड़े हुए हैं और आपने इधर आना है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप स्विस कनाल से आए, और स्विस कनाल से बाबुल मंदीब, बाबुल मंदीब से यहाँ पे आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आए। जी जी, इसी वजह से डिस्टर्ब किया था, ठीक है। अगेन दिस इज अगेन वेरी गुड। ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया, ये चलो एक क्लियर पिक्चर मैंने ले ली, ये मलेशिया इंडोनेशिया, इनके दरमियान है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब ये जो मैंने दो तुम्हें चीजें बताई है ना, ये सुंदा स्ट्रेट एंड लंबोक स्ट्रेट, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। एक बात तुम्हें याद रखनी है, ये जो दोनों स्ट्रेट हैं, सुंदा एंड लंबोक, सुंदा एंड लंबोक, देखो दोनों, ये दोनों इंडोनेशिया के आइलैंड्स के दरमियान है। आपको पता आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो होता है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं, और जो ये है इंडोनेशिया, दैट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये जो दो स्टेट हैं, असल में ये इनके आइलैंड्स के दरमियान हैं। देखो, ये लंबोक स्ट्रेट है, ये बाली उनका एक बड़ा खूबसूरत किस्म का आइलैंड है, आप में से में भी कोई गया भी हो, गया है कोई, और ये लंबोक है, इनके दरमियान जो स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड लंबोक स्ट्रेट। एंड द नेक्स्ट इज हियर, ये इंडोनेशिया का एक दूसरे दो मेन आइलैंड है, सुमात्रा एंड जावा, और यहाँ ये सारा जावा सी है, इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट है दैट इज सुंदा स्ट्रेट। ओके, तुम लोगों ने मैडागास्कर का नाम सुना है? एक तो तुमने मूवी देखी होगी ना, मैडागास्कर। कहाँ पे है मैडागास्कर? ये जब तुम अफ्रीका का मैप बनाते हो ना ऐसे करके, तो यहाँ पे आता है आपका मैडागास्कर, और मेडागास्कर की ये जो पास कंट्री है दैट इज मोजाम्बिक, ठीक है। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के दरमियान जो चैनल है, दिस इज कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक स्ट्रेट, ठीक है। और ये मोरक्को है, जैसे मैंने ऊपर आपको बनाया था, ये इधर इजिप्ट, ट्यूनीशिया और मोरक्को, और मोरक्को से ऊपर बिल्कुल इधर से स्पेन स्टार्ट होता है, और यूरोप। अब तुम्हारा टेस्ट ये है, यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है? ये यहाँ पे कंट्री है कोई? मर जाओ सारे, दिस इज मेडिटेरेनियन, अभी तो पढ़ाया है, मेडिटेरेनियन है। ये रेड वाला कौन था, उसको तो मैं क्या कहूँ अब। मेडिटेरेनियन इधर इजिप्ट के बाद, ये इजिप्ट वाला है मेडिटेरेनियन, सॉरी रेड सी। So these were the most favorite choke points
तो अगर हम अपनी ईज के लिए इन चोक पॉइंट्स को रफ से मैप के साथ रिवाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये हम बना लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका ही साउथ अमेरिका हो गया तो बाकी क्या आर्कटिक बनना है? अच्छा, ये अफ्रीका और अफ्रीका के साथ ये मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के साथ ये इंडिया और ये सारी यहाँ पे लिटोरल स्टेट्स। अब मैं पॉइंट्स पे नाम रखूंगा, बताना तुमने मुझे, ठीक है? ओके, इस चोक पॉइंट को क्या कहते हैं? वेरी गुड, हार्मूज, शाबाश। तुम लोग अभी तेज हो गए हो कि बचपन से ही ऐसे तेज थे? यहाँ पे इस चोक पॉइंट को क्या कहते हैं? बाबल मंदिर, ठीक है। इस चोक पॉइंट को क्या कहते हैं? मलक्का। तुमने सारी जिंदगी ये भी जब तैयारी कर रहे होगे एक पॉलिसी सुनी होगी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, सुनी है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी असल में है चाइना की। ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना इस पॉलिसी के राउंड ये इंपॉर्टेंट एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, मतलब मोतियों की लड़ी बना रहा है। अब मोतियों की लड़ी ये है कि ये लड़ी है, ये लड़ी है, और इसमें मोती क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो मोती हैं। अब वो जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ कौन सी हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट तुमने याद रखना है कि जितनी भी पोर्ट्स इसके इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स के अराउंड आती हैं वहां पे इंडिया अपनी ये चीज अपनी मिलिट्री बेसिस और सारा कुछ बना रहा है। अच्छा, एक तुमने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ये लफ्ज कभी नहीं भूलना, SLOCS, स्लोस क्या होता है? अक्सर ये दोबारा मैं बताऊंगा। ये सी कम्युनिकेशन होती है, S से सी, L से लाइन, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इतनी फिट किस्म की सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इंडियन ओशन के अंदर इतनी फिट किस्म की जो है ना यहाँ पे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पे कितनी प्यारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। तुम लोग यूरोप में हो और तुमने चाइना में आना है, एसएलओ कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडियन ओशन। तुम लोग मिडिल ईस्ट में हो, पर्शियन गल्फ में हो, और तुमने अपना तेल चाइना को पहुंचाना है, एसएलओ कौन प्रोवाइड करेगा? इंडियन ओशन। तुम अफ्रीका में हो और तुमने अपने हीरे, जवाहरात, गोल्ड, डायमंड चाइना में पहुंचाना है, एसएलओ कौन प्रोवाइड करेगा? इंडियन ओशन। सो दिस इंडियन ओशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाइना से निकलें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इधर से पर्शियन गल्फ चले जाएं। आप चाइना से निकलें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाएं, रेड सी, रेड सी से क्रॉस करें, स्विस कनाल,
सुएज कनाल से यूरोप में आ जाएं। आप अफ्रीका किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, यहाँ से निकलें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करें और आप चाइना में चले जाएं। सो दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ये मैप नजर आ रहा है? ओके, ये कौन सी स्टेट है? कसम यार, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना जूता उठा के ना यहाँ पे फेंक दूं इधर से। और गूगल से निकाली है यार, ये अभी निकाली है राइट नाउ। ये मोजाम्बिक है। ओके, ये क्या है? ये वाली, यमन वाली, ये सुएज कनाल, ये हार्मोज। और ये देखो, देखो जितनी भी तुम्हारी सारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जितनी भी तुम्हारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पूरे रीजन को जो इंटीग्रेट करती है, ये इंडियन ओशन से इंटीग्रेट करती है। दैट मच इज द रेलिवेंस ऑफ इंडियन ओशन। इसलिए इसीलिए इसने कहा था एल्फ्रेड थायर ने कि वाटर whoever controls Indian Ocean controls Asia. This ocean is key to seven seas. In 21st century, the destiny of the world will be decided by these waters. इसी बात पे यकीन हो गया अब कि नहीं हुआ? इन काफरों की बातों में हम यकीन क्यों करें यार? हम यकीन करेंगे हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बातों पे, जो हमारे हीरोज हैं। अच्छा, why it matters? Why it matters? Why it is that much important? तुम लोगों की 80% ऑफ जो ऑयल ट्रेड है that goes through this ये है कि इसी एरिया में तुमको सारे मसाइल नजर आएंगे। जितनी भी पोटेंशियल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कहाँ पे चल रहे हैं? इसी एरिया में चल रहे हैं। सो अगर हम इसको सम करें तो यहाँ पे जो 4-5 मेन प्रॉब्लम्स हैं, वन इज मिलिटराइजेशन। अब मिलिटराइजेशन यहाँ पे क्या हो रही है? मिलिटराइजेशन कौन कर रहा है? वन इज यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर, इसलिए यूएस इंडिया को अपने साथ मिलाना चाहता है। यूएस सिंगापुर को अपने साथ मिलाना चाहता है, और यूएस ने जापान को तो अपने पास रखा ही हुआ है। उसके साथ एक और ब्लॉक आ जाता है, दैट इज चाइना। चाइना ने रशिया को तो अपने साथ मिलाया है, गवादर को डेवलप करके सी पैक के जरिए पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाया हुआ है। और चाइना कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी पे काम करके यहाँ पे और भी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ लें। और इसके अंदर एक और मसला ये है कि इसी इसी के अंदर जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं, उनके भी बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं। दे हैव हाई स्टेक्स इन दिस एरिया।
इसलिए वो हमेशा यहाँ पे अपनी नेवल प्रेजेंस रखते हैं। यूएस अफगान वार क्यों नहीं खत्म करता? यूएस मिडिल ईस्ट से क्यों नहीं निकलता? यू कैन राइट दीज थिंग्स। उनकी हर कोशिश है कि एसएलओज ऑफ इंडियन ओशन हमेशा ओपन रहें। जिस तरह ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी इन्होंने चाइना की, और इसी तरह ये चाहते हैं कि आज भी ये हमेशा ओपन रहें ताकि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर हिसाब से मेंटेन होते रहें। और इन्हीं चक्रों की वजह से जो भी तुम्हें आज पर्शियन गल्फ में सारे मसाइल नजर आते हैं, जो मसला तुम्हें ईरान में, इराक में, और ये सारी चीजें, दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस। और यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे एक और मसला ये है कि यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो सारे के सारे नॉन ट्रेडिशनल हैं। एक भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। थ्रेट किसके है? पायरेसी का थ्रेट है। कभी सोमालिया आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, कभी कोई कर लेता है, कभी कोई कर लेता है। थ्रेट किस चीज का है? यहाँ पे क्या कहते हैं उस वॉर को जो कोई और लड़ता है? प्रॉक्सी वॉर का थ्रेट है। ठीक है। टेररिज्म आपको पता ही है कि यहाँ पे है सो है, स्मगलिंग भी है सो है। सो व्हाट कैन बी टेकन, द नीड ऑफ द आवर इज कि जो रीजनल फोर्सेस हैं, वो जो रीजनल फोर्सेस हैं, जिस तरह वो आसियान को आगे लेके जा रहे हैं, जरूरत इस समय की है कि सार्क भी इकट्ठी हो। और जिस तरह काफी सारे कंट्रीज सार्क के एससीओ का हिस्सा हैं, ये एससीओ ये तीनों आपस में मिलके क्लोज लियाजन बना के अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करके वो दुनिया, वो 21st सेंचुरी जिसका फोकस एशिया है, जिसका फोकस इंडियन ओशन है, तो इस रीजन के लोगों के लिए ये बात लाजिम मलजूम है कि इस सेंचुरी में भी उसी तरह जिस तरह 19th एंड 20th सेंचुरी में एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस ने रोल प्ले किया, इट इज हाई टाइम कि यहाँ पे रीजनल फोर्सेस रोल प्ले करें और वो इक्विटेबली सोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को सॉल्व करें ताकि इस रीजन की गुर्बत खत्म हो और वो ग्लोबल नॉर्थ जो दुनिया को हमेशा कंट्रोल करता है उसको टफ चैलेंज मिले, और ग्लोबल साउथ से कंट्री निकल के ये ग्लोबल साउथ का धब्बा जो अपने साथ लगा हुआ है इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसे मैंने तो बस बताया है। यार बच्चे ये पॉइंट सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्लोबल साउथ वाला कितना एक्सप्लेन करना है बाबा, वही सारी चीजें जो पिछली हैं। अब तो तुम्हें ये पिछले क्वेश्चन नहीं ना करने चाहिए, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ पे कितनी डिबेट की थी हमने दूसरी क्लास में। हाँ ना, इसका मतलब है कि आज जब मैं तुम्हें पेपर दिखा रहा हूँ तो फिर तुम मुझसे दोबारा पूछोगे कि सर ये भी फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड ज़ारा।
ब्रांड लाइन। दोबारा ना स्टार्ट कर लें आज से यार। पैसिफिक क्वेश्चन। The of politics will be decided in Asia, not in Afghanistan or Iraq, and the US will be right at the center of action. किसने कही थी ये बात? कोई गैस कर सकता है? वाओ, ये किसने बताया है? निदा, वेरी गुड। सारा जो सोना पड़ा हुआ था ना पहली क्लास से लेके अब तक, वो सारा तुम्हारा हुआ। ये कहाँ से पढ़ा तुमने? हिलरी क्लिंटन। The future of politics will be decided in Asia, not be in Afghanistan or Iraq, and the US will be right at the center of action. अब एक बात तुम लोग ने याद रखनी है, एक बात तुमने याद रखनी है कि जब तुमने इंडियन ओशन और पैसिफिक क्वेश्चन को देखना है ना, तो तुम इन दोनों की बातें इकट्ठी भी कर सकते हो। मतलब जो बातें इंडियन ओशन की हैं वही बातें तुम पैसिफिक क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्यों भला? देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का क्या मतलब है कि एक तरफ तुम्हारा इंडियन ओशन है, तो दूसरी तरफ तुम्हारा कौन सा ओशन है? पैसिफिक। सारे पॉइंट्स सेम है, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। बिकॉज ओशन में ये नहीं होता कि क्लियर डिवाइड होती है कि यार ये एक ओशन है और ये दूसरा ओशन है। ओशन ऑलमोस्ट मिले होते हैं। असल में होना ये चाहिए था, इनको कोर्स इस तरह बनाना नहीं चाहिए था। कोर्स इस तरह होना चाहिए था कि सारी डिबेट्स दो क्वेश्चंस के अराउंड घूमनी चाहिए। किस किस में? एक तरफ अ, अच्छा, पेपर में ना तुमने ना एक दफा ये भी एक्स डालना, ठीक है ना? मैप बनाओ ना अगर, और एक दफा वो तुमने मैप बना ली है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इधर ईस्ट पे रख लिया, दूसरी दफा एक्स ये डाल देना कि इसको सेंटर में बना लेना, ताकि ना एक पता चलेगा यार, मतलब है क्या बात है, बच्चे को तो आती हैं चीजें। ठीक है? अब देखो इधर क्या है, ये क्या है सारा ऐसा? रशिया, एशिया, ठीक है ना? और ये क्या है? दे यूरोप। तो एक तो पॉलिटिक्स है अटलांटिक की,
एक तो सारी पॉलिटिक्स है अटलांटिक की, ठीक है, और एक सारी पॉलिटिक्स है पैसिफिक की। अब पैसिफिक के साथ ही तो यहाँ पे ये सारा है इंडियन ओशन। यूएस क्या कहता है? यूएस बड़ी मजे की बात करता है। यूएस कहता है कि वी आर नॉट ओनली, यार मुझे ना कभी कभी ना शक होता है, शक मुझे ये होता है कि ये जो यूएस वाले हैं ना, इनके ऊपर अल्लाह को ज्यादा ही मेहरबान है। नहीं, तुम्हें नहीं लगता यार? मतलब तुम इनकी लोकेशन देखो, तुम इनकी ज्योग्राफी देखो, तुम इनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखो, मतलब जिस तरह मुआवजे नहीं होते किसी के साथ, जैसे मन्नो सलवे उतर रहे होते हैं, मुआवजे जिस तरह होता है मुआवजा, सो इट्स ए मुआवजा, मतलब आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट एवरी टाइम। मतलब इन्हीं के अंदर डेमोक्रेसी जो है ना वो स्ट्रांग होनी थी, इन्हीं के अंदर जो है ना बड़े बड़े लीडरशिप डेवलप होनी थी। इन्होंने जो है ना पूरी दुनिया का ठेका लिया होता, इन्होंने डिसाइड करना था, सारे काम इन्होंने करने थे। सो लाइक जिस तरह वो मन्नो सलवा नहीं करता किसी चीज के ऊपर। अब देखो, इस तरफ देखो, वो कहते हैं कि वी आर द बोथ पार्ट्स, और इसमें कोई शक नहीं है। देखो इधर सारा अटलांटिक पे इन्फ्लुएंस, इधर सारा इन्फ्लुएंस अटलांटिक पे, यूरोप सारा कंट्रोल में, और इधर से सारा पैसिफिक कंट्रोल, एशिया सारा कंट्रोल में। मतलब ओ भाई, क्या मतलब क्या तमाशा है यार। अच्छा, अभी ये जो एशिया पैसिफिक बैलेंसिंग है ना, मैं इसके आपको तीन मेन पॉइंट्स बताता हूँ, वो ये आपने पेपर में लिखने हैं। लेकिन पीर पुत्री, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि दो दफा ना पेपर में मैप जरूर बनाना। एक दफा वो वाला जो हम जनरली बनाते हैं लोग, और एक दफा ये वाला मैप बनाना है। इस एशिया पैसिफिक रीबैलेंसिंग का जो एक एस्पेक्ट है यूएस का, वो तो है सिक्योरिटी एस्पेक्ट। अब सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर? सिक्योरिटी एस्पेक्ट ये है कि कोई भी अगर बाहर से बेलेजिरेंसी क्रिएट हो रही है इनके लिए, तो उसको काउंटर करना है इसके अंदर। अब बेलेजिरेंसी कौन है, इनको बेलिजेंट कौन लगता है? आजकल तो एक ही लगता है, और साथ में ये लगता है। और उसको काउंटर कैसे करना है? इस तरफ बनाई हुई है नेटो अटलांटिक के लिए, उस तरफ बनाई हुई है टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। मतलब अटलांटिक के लिए नेटो, और पैसिफिक के लिए टीटीपी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है कि ये जो 11 कंट्रीज हैं एशिया के, जो 11 मेन कंट्रीज हैं, उनके साथ इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट क्या है इनका कि जो यहाँ पे मल्टी लैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लूप में लेकर आना है। और अभी यूएस की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है, उसका मेन एस्पेक्ट यही है कि किसी तरह आसियान को हम अपने लूप में लेकर आए, ताकि जो हाइटेंड इन्वायरमेंट है वो स्लो हो, वो माठा पड़े।
और हम जो है ना वो बैक इन पोजीशन आए। और जो चाइना की हॉस्टिलिटीज हैं वो उनको कम करें। और यहाँ पे जो मेन इशू है, यहाँ पे जो मेन इशू है जिसका सबसे ज्यादा मसला है, दैट इज साउथ चाइना सी। ये क्या बकवास है? ओके, हेलो। हाँ, चावल कौन से, दोपहर वाले? हैदर, मैं मेरा हूं दिल कर रहा है कि मैं तेरी इतनी फैंडी लावा, इतनी फैंडी लावा ना। वो मैं तुम्हें पता है, मैंने कीमा शीमा मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मैंने बड़ा बेदिली से खाया। हम्म। चल फिर इस तरह करके ना उनको गरम कर, साथ में एक अच्छी सी चाय बना। नहीं, नहीं नहीं, फ्रूट फ्रूट मैंने नहीं खाना। तो इस तरह करो कि ना वो चावल ले आओ गरम करके, और ना साथ में ना चाय ले आओ। जाहिर बात है। ओके। नहीं नहीं, उसका वो फ्रूट ना ले आओ, बल्कि ना उसका शेक बना लो, शेक ले आओ। तीनों चीजें ले आओ, चाय भी ले आओ, शेक भी ले आओ, और वो चावल भी ले आओ। ओके। सॉरी। अच्छा, साउथ चाइना सी ना। यार ये देखो, यार मैं मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उस पे। वो तो बस मेरा मूड नहीं था गुस्सा करने का, मतलब मैं तो नीचे गया हूँ तो आज वो बना हुआ था, कीमा बना हुआ था। वो कीमा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो चावल मैंने दोपहर को गए थे, वो मुझे याद नहीं रहे थे। और बस यही है। और यार यही तो उम्र है खाने की, मतलब क्या मैं, मुझे तो हर चीज मिक्स करने का शौक है। अच्छा बस हो गया, साउथ चाइना से। ये मैंने म्यूट क्यों नहीं किया यार, मैं भी पागल हूँ। तो मैं टॉपिक दे दिया बातें करने का। साउथ चाइना सी। अच्छा, इसका मसला ये है कि इसके अंदर स्टेक्स बहुत हैं। इसके अंदर स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, स्टेक्स किसके हैं? यहाँ पे चाइना के भी स्टेक्स हैं, यहाँ पे वियतनाम के भी स्टेक्स हैं। देखो ये चाइना सी किस किस कंट्री को बॉर्डर करता है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। साउथ चाइना सी फिलीपीन के स्टेक हैं, ताइवान के स्टेक हैं, ब्रुनाई के स्टेक हैं, मलेशिया के स्टेक्स हैं, एंड इंडोनेशिया के स्टेक हैं। सीन ये है कि चाइना ने अपना कोई पुराना जमाना कदीम का मैप निकाला है, और उस मैप से चाइना ने एक 9 डॉट पॉलिसी निकाली है। 9 डॉट लाइन पॉलिसी। ये मतलब चाइना ना एक किसने हिपोक्रेटिक, सॉरी, एक लाइन लगाई है यहाँ पे साउथ चाइना के राउंड की, ये जो एरिया ना सारा मेरा है। जबकि ये जो कंट्रीज हैं ये क्लेम करते हैं कि ये सारा एरिया इसका नहीं है चाइना का। 9 डैश लाइन, सॉरी, 9 डॉट लाइन नहीं, 9 डैश लाइन। ठीक है। और चाइना कहता है कि सारा एरिया मेरा है, जबकि वो कहते हैं कि सारा एरिया नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर मसला क्या है? इसके अंदर मसला ये है कि भाई इसके अंदर काफी सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। इसके अंदर जो ग्लोबल शिपिंग ऑफ ऑयल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सब ऑयल यूज करने वाले यही कंट्रीज हैं, चाइना और जापान। और चाइना और जापान का सारा ऑयल यहीं से आता है। और इस कंट्री के अंदर, इस एरिया के अंदर बहुत स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं। मतलब ऑलमोस्ट कह लो कि 80% जो ऑयल है ना, जो ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, चाइना इंपोर्ट करते हैं, वो इसी के जरिए ऑयल जो है ना वो करते हैं। और इसके अंदर
बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा स्पार्टली आइलैंड, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। पैरासेल आइलैंड नाम सुना होगा। ये है यहाँ पे। तो इट हैज अ ग्रेट स्टेक देयर। यार मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग लाहौर में है ना, तो मैं इनको इंशाल्लाह शिमला में इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह। लाहौर से कौन कौन है? ठीक है, डन। इंशाल्लाह यू विल हैव अ टी हियर, तो वी विल हैव अ टी टुगेदर इंशाल्लाह। अच्छा, ये खत्म करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं। ये खत्म, आज 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। और आज इंशाल्लाह तुम्हारे दिल जो है ना, दिल वो खुश हो जाएंगे। मैं अभी कोर्स देख रहा था, और जब मैंने ये देखा ना कि यार मैंने एक एक चीज करवाई है, तो आई वाज सो हैप्पी। अभी अभी हम करते हैं, जस्ट जस्ट हैव अ लुक। अच्छा, अब एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, वो बस समझ लो, उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। यूरो अटलांटिक, उसमें ना यूरो अटलांटिक, क्या होता है यूरो अटलांटिक? देखो, पहले एक बात समझो, एक बात समझो। तो जो 20th सेंचुरी सारा चल रही थी, जो सारी 20th सेंचुरी चल रही थी, और अभी 21st सेंचुरी है। 20th सेंचुरी में स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स क्या थी सारी? यूरो अटलांटिक। और अभी स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? अभी स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? एशिया पैसिफिक। तो मेरे ख्याल में यूरो अटलांटिक की समझ आ गई कि व्हाट इज यूरो अटलांटिक। सो एक्चुअली इट्स अ वेस्टर्न पोर्शन एंड इट इज ईस्टर्न। यार ऐसे ही लिखना प्लीज, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ईस्टर्न अमेरिकन। ठीक है, इंक्लूडिंग यूरोपियन स्टेट्स। जी जी, यही है, मुझे पहले पढ़ा दिया आप लोगों को। इंक्लूडिंग नेटो, 6/10 ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में 6 यहाँ से हैं। 4/7 वर्ल्ड डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स यहाँ से हैं। और उसके बाद यहाँ पे मोस्टली अब जो है ना, वो ठंडी है। ठीक है, थोड़ी बहुत गैमा गैमी हुई थी। कब हुई थी, कौन बताएगा यार? इनाम दूंगा इसको मैं। रिसेंटली हुई है। हाँ शाबाश, थोड़ा सा और करीब आओ।
नहीं, ब्रेक्जिट तो इंटरनल मसला है ना, 2014 में आई गेस हुई थी एग्जैक्टली ना, यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ। फोर्टीन में 16 था। यहाँ पे जब भी आए ना, बस तुमने ये लिखना है कि इस तरफ जब रोल एक्सपैंड हो रहा है एससीओ का, और रोल एक्सपैंड हो रहा है साइनोरेशन का, और रोल एक्सपैंड हो रहा है ये वो, तो नीड इस बात की है कि अगर बस इस तरह वो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ये एक टेक्निक भी है, याद रखना अपना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो महीने हैं ना, इन चीजों में जो चीज एक्टिव नहीं है ना उसको नहीं देखना, उस पर टाइम जाया नहीं करना। एक चीज इस रीजन में कोई चीज है ही नहीं एक्टिव, तो उसको उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना है। अब यहाँ पे तुम फैक्ट्स निकालने बैठ जाओगे, ये नहीं, जरूरत ही नहीं है, चीज एक्टिव ही नहीं है, एक चीज है ही पैसिव। तो ब्रेक से जाने से पहले ना, जस्ट बी विद मी, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। जस्ट बी विद मी फॉर द 5 मिनट्स। और थोड़ी सी ना ये देखनी है एक चीज तुमने। देखो ये तुम्हारा कोर्स था पेपर 1 का, डेफिनेशन स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशन स्टेट, evolution of international society, classical approaches, realism, idealism, scientific revolution, behavioral approach, system approach, neorealism, neoliberalism, postmodernism, critical theory, feminism, constructivism। इसके अंदर अब एक चीज नहीं लिखी हुई, वो क्या है जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाई है? नहीं, नहीं, नहीं। वेरी गुड, ग्रेट डिबेट्स, ग्रेट डिबेट्स। तो जब भी अपना पेपर लिखना है तो उसके अंदर ग्रेट डिबेट्स जरूर रेफरेंस देना है, ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छे से अच्छा पड़े, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, conceptualization of security in 21st century, power, elements of national power, balance of power, foreign policy, sovereignty, national interest, strategic approach to war, war, causation of war, total war, limited war, asymmetric warfare, civil war, guerrilla warfare, strategic culture, determinants of Pakistani strategic culture, deterrence, theory and practice with special reference to India and Pakistan, theories in IP, mercantilism, economic liberalism, neo Marxism, theories of imperialism, dependence, interdependence, discourse, political community, nationalism, internationalism, globalization, approaches to peace, diplomacy, international law, arms control, disarmament, and nuclear and non-proliferation regimes, international political institutions, United Nations, International Monetary Fund, World Bank, and International Court of Justice। मैं अल्लाह की ज़ात से चैलेंज करके कह रहा हूँ कि जितनी भी तुम्हारी बड़ी बड़ी अकेडमी है ना, नोवा है या वर्ल्ड टाइम्स है या जो भी है, उसमें जो बंदा कोर्स खत्म करके आया हो ना, और अगर वो एंड पे ऐसे करवाते हो कि यार ये मैंने तुम्हें करवाया है, और फिर भी तुम मेरी कमर पीछे बातें करो, तो फिर बड़ा दिल दुखता है यार। अभी ये पेपर 1 देखा है, और मुझे एक बात देख के ना वो बड़ा दुख हुआ था, वो ये है कि एक ये भी था कि लोगों की क्लास होती है 6 बजे, लोग आते हैं 7 बजे और 8 बजे फारिग कर देते हैं। बट आई रेट, अगर क्लास 9 थी तो 9:05 पे आता था, और हार्डली जो शुरू वाली क्लासेस थी 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ब्रेक होती थी, और खत्म होती थी 12 बजे। दुख होता है यार, मतलब दुख होता है। चलो ये पेपर 2 का भी देखो, उसके बाद आगे चलते हैं। ये था रशियन रेवोल्यूशन, fascism, लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
उसके बाद कोल्ड वॉर, डिकोलोनाइजेशन in Asia and Africa, rise of United Nations and Soviet Union, era of tight bipolarity, detente, revival of the Cold War, end of history, clashes of decision, terrorism, globalization, unipolarity, world order, revival of multipolarity, League of Nations, United Nations, regional organizations, EU, reforms in UN, World Bank, foreign policy, USA, Russia, China, India, Pakistan, EU, South Asia, peacemaking, peace building, ये जो था साउथ एशिया स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये वो अफगानिस्तान, कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन, मुजाहिदीन, अलकायदा, weaponization of mass destruction, proliferation, nuclear weapon state program, postures, Indian Pakistan nuclear doctrine, nuclear non-proliferation regime, atomic energy commission, energy agency, NPT, nuclear supply group, non-proliferation, missile defense, Euro-Atlantic, Kashmir issue, Palestine issue.